हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीनियस एजुकेशन में। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आरआरसी ग्रुप डी फर्स्ट फेज का एग्ज़ाम कंडक्ट हो चुका है। सेकेंड फेज का एग्ज़ाम चल रहा है। तो इन आरआरसी ग्रुप डी के जो अभी तक एग्ज़ाम हुए हैं उनके एनालिसिस से पता चला है कि जो साइंस के अधिकतर क्वेश्चन हैं वो एनसीईआरटी की एक बुक आती है एग्जाम्पलर प्रॉब्लम नाम से। इस नाम से एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स नाम से एक बुक आती है। उसी बुक से सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कुछ चेंजेस किए भी जा रहे हैं, बाकी जो है ऑप्शन तक सेम रखे जा रहे हैं। तो इसलिए जो है हम आज से जो है जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स नामक बुक है उसकी सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आज हम फर्स्ट चैप्टर को कवर करेंगे और नेक्स्ट डे यानी कि कल हम जो है 4 से 5 चैप्टर्स के वीडियो एक ही दिन में लाने वाले हैं। ठीक है, इसके नेक्स्ट डे यानी कि 31 अगस्त को हम इसके जो है इसको कंप्लीट करा देंगे, यानी इस बुक को कंप्लीट करवाने वाले हैं। तो इसलिए अभी आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। साथ ही साथ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिल सके। तो साथियों, आइए शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। साथियों, इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो साथियों, आप जानते हैं भौतिक परिवर्तन क्या होता है, यानी कोई भी पदार्थ होता है, यदि आप उसमें बदलाव करते हैं या कोई रिएक्शन करते हैं, ठीक है, अगर वही पदार्थ हमें पुनः प्राप्त हो जाता है तो वहाँ पर जो है हमारा भौतिक परिवर्तन होता है। जैसे कि आप क्या करेंगे, आप बर्फ को गर्म करेंगे, ठीक है, तो बर्फ को गर्म करने पर आपको क्या प्राप्त होगा, आपको प्राप्त होगा जल। ठीक है, अगर आप जल से पुनः बर्फ प्राप्त कर सकते हैं तो ये तो हो गई हमारा कैसा परिवर्तन, ये हो गया भौतिक परिवर्तन। अगर आप जल से बर्फ को प्राप्त नहीं कर सकते तो ये हमारा रासायनिक परिवर्तन हो जाता। ठीक है, तो आइए ऑप्शंस देखते हैं। पहला ऑप्शन है जल के क्वथन पर जलवाष्प का बनना, यानी आपने जल को क्या किया, गर्म किया और गर्म करने पर क्या बना, जलवाष्प बनी। ठीक है, तो यह जलवाष्प बनना कैसा है, यह एक भौतिक परिवर्तन है। क्यों, क्योंकि जलवाष्प से आप पुनः जल को प्राप्त कर सकते हैं। जलवाष्प से आप पुनः जल को प्राप्त कर लिया। अब जब जल को प्राप्त कर सकते हैं तो यह कैसा फिजिकल परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन, बर्फ के गलन पर जल का बनना। अभी मैंने बताया बर्फ को आप गलाएंगे तो क्या बनेगा, जल। ठीक है, अभी जल को आप फिर से ठंडा कीजिए, क्या बन जाएगी, बर्फ। तो पुनः हमें वही पदार्थ मिल जा रहा है, यानी यह भी कैसा हो गया, हमारा भौतिक परिवर्तन हो गया। थर्ड ऑप्शन है जल में लवण का विलय होना, यानी आपने किसी जल में मान लो चीनी को मिला दिया, किसे मिला दिया, चीनी में मिला दिया, तो इससे आपको क्या होगा, इससे आपको पुनः जो है चीनी आप प्राप्त कर सकते हैं, उस विलय से पुनः आप चीनी को प्राप्त कर सकते हैं, यानी यह भी हमारा कैसा परिवर्तन हो गया, भौतिक परिवर्तन हो गया। इसके बाद है द्रवित पेट्रोलियम गैस का दहन, यानी एलपीजी गैस यानी लिक्विड पेट्रोलियम गैस का अगर आप दहन करते हैं तो इससे आपको क्या मिलती है, ऊष्मा। ठीक है, क्या मिलती है, ऊष्मा। क्या आप इस ऊष्मा से पुनः यह गैस प्राप्त कर सकते हैं, तो भैया आपका आंसर होगा नहीं, आप उस गैस को पुनः प्राप्त नहीं कर सकते। यानी यह हमारा कैसा परिवर्तन हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन। कैसा परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। यही तो हमसे पूछा गया था कि कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है, यानी हमारा ऑप्शन डी जो है राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, यानी ऑप्शन डी को टिक करके हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखते हैं। निम्नलिखित अभिक्रिया एक उदाहरण है, यानी ये जो दी गई अभिक्रिया है किस प्रकार का उदाहरण है। तो साथियों, यहाँ पर हमें दिया गया है 4NH3 + 5O2 4NO + 6H2O। तो साथियों यहाँ पर हम देखते हैं पहले क्या है, एक प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। तो साथियों आप देखिए यहाँ पर हमारा नाइट्रोजन के साथ क्या था, हाइड्रोजन था। अभी आप देखें यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ क्या आ गया, ऑक्सीजन आ गया। क्या आ गया, ऑक्सीजन आ गया, यानी कि इस ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन को क्या कर दिया, प्रतिस्थापित कर दिया, यानी प्रतिस्थापित कर दिया। तो यह कैसी अभिक्रिया हो गई, प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो गई। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नहीं नहीं भैया, यहाँ पर हमें डबल में आंसर दिए हैं, तो अभी हमें और आगे चेक करना होगा। तो साथियों देखें, क्या संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो संयोजन अभिक्रिया क्या होती है साथियों, जैसे आपने एक ए
पदार्थ लिया और एक बी पदार्थ लिया, ठीक है, इनकी करवाई आपने रिएक्शन। अगर इससे आपको एक ही संयुक्त पदार्थ मिल जाए यानी उनका संयोजन हो जाए तो उसे हम संयुक्त अभिक्रिया कहते हैं। तो भैया इस अभिक्रिया में हमें दो अलग अलग पदार्थ मिल रहे हैं तो ये हमारी संयोजन अभिक्रिया नहीं होगी, ठीक है। तो आइए अब देखते हैं थर्ड ऑप्शन, उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया। क्या ये एक उपचयन अपचयन अभिक्रिया होगी, यानी जिसे हम रॉडेक्स अभिक्रिया कहते हैं, जहां पर उपचयन और अपचयन दोनों होता है उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। साथियों उपचयन कब होता है, जब ऑक्सीजन की वृद्धि हो और हाइड्रोजन की क्या हो जाए, कमी हो जाए, तो उसे हम उपचयन बोलते हैं। और साथ ही अपचयन किसे बोलते हैं, जब हमारे ऑक्सीजन की क्या हो जाए, कमी हो जाए और हाइड्रोजन की, किसकी, हाइड्रोजन की वृद्धि हो जाए। तो आइए देखते हैं क्या यह एक उपचयन अपचयन अभिक्रिया है या नहीं। तो साथियों आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर क्या था, देखिए यहाँ पर था नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ठीक है, दो परमाणु थे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, इसने यहाँ पर हाइड्रोजन की क्या कमी हुई, यहाँ पर सॉरी हाइड्रोजन की क्या वृद्धि हुई, नाइट्रोजन के साथ इस पदार्थ में क्या हाइड्रोजन की वृद्धि हुई, तो आपका आंसर होगा हाँ। अब जैसे ही ऑक्सीजन की वृद्धि हुई, क्या हुआ, ऑक्सीजन की वृद्धि जैसे ही हुई वैसे ही ये हमारी अभिक्रिया कौन सी हो गई, उपचयन अभिक्रिया हो गई, ठीक है। अभी हम दूसरे परमाणु पे आते हैं, अणु पे आते हैं। तो यहाँ पर आपने क्या देखा, यहाँ पे था हमारा O2, ठीक है। तो क्या यहाँ पर O2 की कमी हुई, देखो यहाँ पर कितना, यहाँ पे देखो 5 O2 यानी कि 10 कितने, ऑक्सीजन कितने परमाणु थे 10, यहाँ पे कितने रह गए 6 परमाणु, यानी ऑक्सीजन में क्या हुई, कमी। तो जैसे ही ऑक्सीजन में कमी हुई वैसे ही हमारी अभिक्रिया हो गई अपचयन अभिक्रिया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड भी हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट और ऑप्शन थर्ड हमारे दोनों करेक्ट हो जाएंगे, यानी कि फर्स्ट और थर्ड यानी किस में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है साथियों। तो अभी हम बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो थर्ड क्वेश्चन हमारा है, दी हुई अभिक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। तो साथियों अभिक्रिया हमें दी गई है, इनमें से हमें छांटना है कि कौन सा कथन सत्य है। तो हम फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं क्या है। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा, आयरन धातु ऑक्सीकृत हो रही है। तो साथियों ऑक्सीकृत का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन की संख्या बढ़े। तो साथियों देखिए यहाँ पर हमारा दिया है 3 फेरम, ठीक है, 3 आयरन के परमाणु दिए गए हैं। अभी देखो आप अभिक्रिया के बाद क्या इसमें ऑक्सीजन की संख्या बढ़ रही है, तो आप बोलेंगे जी हाँ ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पर बढ़ रही है। तो ऑक्सीजन की संख्या अगर बढ़ी तो समझो क्या हुआ, ऑक्सीकृत हुआ कौन, आयरन, आयरन ऑक्सीकृत हो रहा है। तो जी हाँ क्योंकि ऑक्सीजन की संख्या बढ़ रही है मतलब कि आयरन जो है ऑक्सीकृत हो रहा है। अब ये बताइए आप कि यहाँ पर जो ऑक्सीजन की संख्या बढ़ी किसके कारण बढ़ी, तो जल के कारण बढ़ी, किसके कारण, जल के कारण, इस H2O के कारण यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या बढ़ी। तो जिसके कारण जो है ऑक्सीजन की संख्या बढ़ती है उसे हम बोलते हैं ऑक्सीकारक, क्या बोलते हैं, ऑक्सीकारक, ठीक है। तो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा, जल अपचयित हो रहा है। तो साथियों जल अपचयन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी, किसकी कमी, ऑक्सीजन की कमी। तो देखिए क्या जल में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो जी बिल्कुल हो रही है। जैसे ही ऑक्सीजन की कमी दिखी मतलब जल अपचयित हो रहा है, यानी फर्स्ट ऑप्शन भी करेक्ट है, सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट है। अब देखते हैं थर्ड ऑप्शन, जल अपचायक के रूप में कार्य कर रहा है। तो क्या जल की वजह से, क्या जल की वजह से आयरन में ऑक्सीजन की संख्या घटी है, तो नहीं भैया, क्या हुआ, ऑक्सीजन की संख्या तो बढ़ी है आयरन में। जब ऑक्सीजन की संख्या बढ़ी है तो इसका मतलब है जो जल है वो ऑक्सीकारक के रूप में कार्य कर रहा है, किसके रूप में, ऑक्सीकारक के रूप में, ऑक्सीजन की संख्या को बढ़ाने का कार्य कर रहा है, ठीक है। यानी ऑप्शन थर्ड हमारा रॉन्ग हो जाएगा, ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, यानी हमारा ऑप्शन बनेगा 1, 2 एंड 4, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अभी बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ नंबर पर। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से प्रक्रम ऊष्माक्षेपी हैं, यानी कि कौन से प्रक्रम हैं जिनमें ऊष्मा जो है, ऊष्मा निकलती है, क्या होता है, ऊष्मा निकलती है। यानी कि आप बिना बुझे चूने के साथ अगर जल की अभिक्रिया करवाएंगे, यानी बिना बुझे चूना मतलब CaO, ठीक है, क्या CO की अभिक्रिया यदि आप जल के साथ H2O के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलता है,
क्या मिलता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलता है, प्लस में आपको एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है। क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। यानी कि यहाँ पर जो जो हमारा बुझा हुआ चूना है, अगर उसकी अभिक्रिया हम जल से करवाते हैं तो हमें एनर्जी प्राप्त होती है। तो भैया ये तो हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, एक अम्ल का तनुकरण, यदि आप अम्ल का तनुकरण लेंगे तो अधिकांशतः जो अम्ल होते हैं उनका अगर आप तनुकरण करेंगे तो वहां पर भी क्या होता है, एनर्जी निकलती है। ठीक है, क्या होता है, एनर्जी निकलती। एक दो अपवाद हैं, बाकी सभी से जो है एनर्जी निकलती है, यानी हम सेकंड को भी सही मानेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं जल का बाष्पीकरण। जल का बाष्पीकरण, तो क्या इसमें ऊष्मा निकलती है? तो आप जैसे कि मान लो ये है हमारा सूर्य, ठीक है, और ये है जल। ठीक है, यहाँ से सूर्य का प्रकाश आया, ठीक है, जल पे पड़ा, प्रकाश जो है जल पे पड़ा। अब इस जल ने इस सूर्य की ऊष्मा का क्या किया, अवशोषण किया। इसने, ये कैसी अभिक्रिया है, ये है ऊष्मा शोषी। कैसी अभिक्रिया है, ऊष्मा शोषी, ना कि इससे एनर्जी निकलती है। इससे क्या निकला, इससे निकली जलवाष्प, ना कि ऊष्मा। ठीक है, तो ये कैसा हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, कपूर क्रिस्टलों का ऊर्ध्वपातन, यदि आप कपूर का क्या करते हैं, ऊर्ध्वपातन, कपूर को अगर आप हीट देंगे, क्या करेंगे, हीट देंगे, तो सीधी सी बात है, हीट जैसे ही दोगे वैसे ही समझो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया हो गई। क्या हो गई, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया हो गई, ना कि ऊष्मा छेपी। यानी हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट एवं सेकंड करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमारे ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, तो आप इस एक एक क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखिएगा। अगर कुछ ना आप कर सको तो इनके ऑप्शन जरूर रट लेना, जिससे कि आप एग्जाम में 2 से 4 क्वेश्चन आसानी से कर सको, क्योंकि एग्जाम में जो है सीधे सीधे क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। तो साथियों अभी देखते हैं अपना पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन है, 25 ml जलयुक्त ABC के रूप में चिन्हित 3 बीकर लिए गए। कितने, हमने 3 बीकर लिए, 1 2 और 3 बीकर ले लिए भैया। ठीक है, ABC नाम से हमने 3 बीकर ले लिए भैया। अभी क्या कहा जा रहा है, A B तथा C बीकरों में कुछ मात्रा क्रमशः, यानी पहले में क्या है, NaOH है। ठीक है, पहले में NaOH है। ठीक है, दूसरे में क्या है, CuSO4 है, CuSO4 है। ठीक है, तथा तीसरे में क्या है, NaCl है। क्या है, तीसरे में NaCl है। आपको बड़े क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, जितना बड़ा क्वेश्चन उतना छोटा मतलब दिमाग लगाना उसमें। ठीक है, यह प्रेक्षित किया गया कि बीकर ए तथा बी के विलयनों में ताप की वृद्धि हुई। इसमें क्या हुआ, हीट की क्या हो जाती है, वृद्धि। इनमें हीट की क्या होती है, वृद्धि। इन दोनों में, ए और बी में हीट की वृद्धि होती है, जबकि सी के विलयन में क्या होता है, ताप में कमी हो जाती है। सी के विलयन में क्या हो जाती है भैया, कमी हो जाती है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य होंगे? तो साथियों जिनमें अभी बताया कि जिनमें मतलब क्या हुआ, इसमें से हीट निकली, समझो ऊष्मा छेपी। कैसा प्रक्रम हो गया, ऊष्मा छेपी। और जिसने ऊष्मा को क्या कर लिया, अवशोषित कर लिया, यानी सी ने क्या कर लिया, ऊष्मा को अवशोषित। इसका क्या हुआ, तापमान डिक्रीज हुआ, यानी इसने क्या किया, ऊष्मा का शोषण कर लिया। क्या कर लिया, ऊष्मा का शोषण। जैसे ही ऊष्मा का शोषण किया, समझो कैसी हो गई, बीकर सी में ऊष्मा शोषी प्रक्रम हो गया। ठीक है, ए बी में कैसा हो गया, ए बी में, एक सेकेंड सॉरी, थोड़ा एक कॉल आ गई थी जिससे डिस्टर्ब हो गया। मैं क्या बता रहा था कि जिसमें मतलब अभी इसमें दो बीकर थे, ये ABC, और तीसरा बीकर था C। ठीक है, अभी इनमें क्या हुआ, इनमें तापमान बढ़ा, यानी कि ऊष्मा निकली, यानी क्या हुआ, ऊष्मा निकली, मतलब ऊष्मा छेपी अभिक्रिया हो गई A और B में। ठीक है, और इसमें क्या हुआ, तापमान कम हुआ, यानी कि इसने क्या कर लिया, ऊष्मा का शोषण कर लिया, यानी कि बीकर C में ऊष्मा शोषी प्रक्रम हो गया। यानी कि हमारा फर्स्ट एंड फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा C करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, अम्लीय परमैंगनेट विलयन युक्त एक बीकर में फेरस सल्फेट का तनु विलयन धीरे धीरे मिलाया गया। हल्के जामुनी रंग का विलयन क्षीण होता है तथा अंततः रंग विलुप्त हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या उपरोक्त प्रेक्षण के लिए सही है? तो साथियों इसका जो अभिक्रिया बनेगी कुछ इस प्रकार से बनेगी, मैं जल्दी जल्दी से बना देता हूँ। जैसे कि आपने क्या लिया, अम्लीय परमैंगनेट लिया, यानी KMnO4 लिया। क्या लिया, KMnO4 लिया। ठीक है, और इसकी अभिक्रिया करवाई किसके साथ, जल के साथ, किसके, वो सॉरी H2SO4 के साथ। ठीक है, तो 8 H2SO4 प्लस 10 FeSO4। ठीक है, 10 FeSO4। ठीक है, गिब्स क्या बनेगा हमारा,
गिब्स बनेगा K2SO4, क्या बनेगा K2SO4 प्लस 5Fe2SO4 का होल थ्राइल, क्या बनेगा SO4 का होल थ्राइल, और साथ में ही क्या बनेगा हमारा 2 मैग्नीशियम सल्फेट बनेगा, ठीक है 2 मैग्नीशियम सल्फेट प्लस 8H2O बनेगा। तो साथियों ये अभिक्रिया हमारी कुछ इस प्रकार से बनेगी जब हम इसको करवाएंगे। अभी देखिए साथियों यहाँ पर हो क्या रहा है आखिर। तो साथियों आप देखेंगे कि यहाँ पर जो ऑक्सीजन के हैं कितने परमाणु हैं, आप देखिए O है 4, ठीक है 10 है मल्टीप्लाई में, क्या है 10 काय में है मल्टीप्लाई में है। अभी देखो 10 4 जा कितना हो जाएगा 40, यानी कि 40, यानी कि ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं 40 परमाणु हैं। अभी हम इधर आएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो हमारे ऑक्सीजन के परमाणु कितने हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर कितने 4 परमाणु, जब थ्राइल लगा है तो 4 तियो 12 परमाणु कितने हो गए 12, और 5 दिया इधर, यानी 12 पंजे 60, यानी 60, यानी ऑक्सीजन के परमाणु क्या हो गए हमारे बढ़ गए। FeSO4 में पहले हमारे 40 परमाणु थे, अभी कितने हो गए भैया 60 परमाणु हो गए। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, ऑक्सीजन की संख्या बढ़ी, और ऑक्सीजन की संख्या बढ़ी मतलब कि FeSO4 क्या हो गया ऑक्सीकृत हो गया। और किसके कारण ऑक्सीकृत हुआ, ये हुआ हमारा अम्लीय परमैंगनेट यानी KMnO4 के कारण। इसमें जो ऑक्सीडेशन एजेंट है वो कौन है KMnO4 है। यानी यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी KMnO4 एक ऑक्सीकारक है और FeSO4 जो है ऑक्सीकृत करता है। जो किसे ऑक्सीकृत करता है FeSO4 को ऑक्सीकृत कर देता है, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन जो है बस इसको आपको अच्छे से याद कर लेना। अगर ग्रुप डी जो है वो सेम टू सेम ऑप्शन के साथ जो है क्वेश्चन को पूछ रहा है, बस इतना चेंज कर रहा है, ए वाला किसी का बी होगा, किसी का सी होगा, किसी का डी होगा। तो आपको अच्छे से इसको देख लेना है कि कौन सा ऑप्शन है। और आप लोग हमें एक राय भी जरूर दीजिएगा कि आपको जो है डायरेक्ट टिक करवा हल्का पुल्का समझा के डायरेक्ट आंसर बताए जाएं, या फिर इसी तरीके से आपको समझा के पढ़ाया जाए, ठीक है। ये जो है आप बात कमेंट में जरूर बताएंगे। तो आइए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी द्विविस्थापन अभिक्रिया या अभिक्रियाएं हैं। तो साथियों फर्स्ट ऑप्शन दिया है हमें Pb प्लस CuCl2, ठीक है PbCl2 प्लस कॉपर, ठीक है। अब देखेंगे आप कि यहाँ पर कॉपर ने क्या किया, कॉपर के साथ कौन था क्लोरीन था। अभी इस क्लोरीन को किसने ले लिया, लेड ने ले लिया, यानी Pb ने ले लिया, यानी एक तो विस्थापन हो गया। लेकिन क्या कॉपर ने किसी को ले पाया, नहीं, यानी एक विस्थापन तो गया, यानी विस्थापन अभिक्रिया हो गई, लेकिन यह द्विविस्थापन अभिक्रिया नहीं है, ठीक है। यानी ऑप्शन ये तो हमारा भैया रॉन्ग हो गया, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या है देखो Na2SO4 है प्लस VaCl2 है, ठीक है BaSO4 है प्लस 2NaCl है। अभी देखो यहाँ पर देखिए Na2 के साथ क्या था, यहाँ पर SO4 था, लेकिन Na2 ने SO4 को विस्थापित करके किसके साथ अभिक्रिया कर ली, क्लोरीन के साथ, ठीक है। वहीं पर इस बेरियम ने क्लोरीन को छोड़ दिया, ठीक है, और किसके साथ अभिक्रिया की, SO4 के साथ। यानी यहाँ पर क्या था, डबल डिस्प्लेसमेंट था, यानी कि द्विविस्थापन अभिक्रिया यहाँ पर थी। यानी ये ऑप्शन तो हमारा करेक्ट हो गया, ठीक है। अभी सेकंड किसमें, इसमें है, इसमें, ये दो ऑप्शन कट हो गए, ठीक है। या तो हमारा सेकंड ऑप्शन राइट होगा या थर्ड ऑप्शन राइट होगा। तो अभी देखते हैं, अच्छा सॉरी फर्स्ट तो कैंसिल ही हो गया, यानी हमारा केवल सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अभी थर्ड ऑप्शन अगर हम देखना चाहें तो ये कैसी अभिक्रिया हो जाएगी, देखिए भैया यहाँ पे एक पदार्थ था ए, दूसरा पदार्थ था बी, और A प्लस बी मिलकर क्या हो गया, AB हो गया, यानी ये कैसी अभिक्रिया हो गई, संयोजन अभिक्रिया हो गई, ठीक है। तो अभी हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड के उद्भासन पर स्लेटी क्यों हो जाता है। अच्छा, यानी कि अगर जैसे कि आपने क्या लिया, आपने लिया है AgCl2, क्या लिया है AgCl2, यानी सिल्वर क्लोराइड आपने लिया और सूर्य का प्रकाश इसको दिया, क्या दिया, सूर्य की प्रकाश, ठीक है, सूर्य का प्रकाश दिया, ठीक है। तो इससे क्या बनता है हमारा, इससे बनता है Ag प्लस
Cl, क्या बनता है Ag प्लस Cl बनता है, ठीक है, Ag प्लस Cl। अब ये Ag देखो, अब ये AgCl2 हमारा कौन से कलर का होता है, ये तो होता है भैया वाइट, क्या होता है, वाइट होता है, कैसा होता है, वाइट। अब ये Ag कैसा होता है हमारा, ये होता है भैया कैसा हमारा, स्लेटी कलर का, यानी ग्रे कलर का बोल सकते हो, क्या ग्रे या स्लेटी बोल सकते हो, ठीक है, ग्रे को हिंदी में स्लेटी ही बोलते हैं। तो अब यही तो हमसे पूछा गया है कि सिल्वर क्लोराइड के उद्भासन पर यह स्लेटी क्यों हो जाता है, तो ये किस लिए हो जाता है, क्योंकि सिल्वर क्लोराइड का अपघटन हो जाता है सिल्वर में। क्या देखो, सिल्वर क्लोराइड से क्या बना, अपघटित होकर ये बना क्या, सिल्वर, और क्लोरीन अलग हो गया, सिल्वर और क्लोरीन अलग हो गया, यानी इन दोनों का क्या हो जाता है, अपघटन हो जाता है इस कारण से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अभी हम देखते हैं सेकंड ऑप्शन, चेक करते हैं भैया। सिल्वर क्लोराइड के ऊर्ध्वपातन से, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। सिल्वर क्लोराइड के क्लोरीन गैस में विघटन से नहीं भैया, क्लोरीन गैस में विघटन से नहीं, किससे, अपघटन होता है, क्या होता है, अपघटन, ठीक है। सिल्वर क्लोराइड के ऑक्सीकरण से, तो ऐसी भी बात नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अभी हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। ठोस कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया कर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, यानी जिसको हम कैल्शियम ऑक्साइड, यानी कि ये मतलब बुझा हुआ चूना, जिसे हम क्या बोलते हैं, बुझा हुआ चूना आपने लिया, ठीक है। ये क्या करवाता है, अगर आप जल के साथ इसकी तीव्रता से अभिक्रिया करवाते हैं, किसके साथ, जल के साथ, तो आपको क्या मिलता है, अगर जल के साथ, सॉरी CO की आप H2O के साथ, एक सेकंड मैं दोबारा से लिखता हूँ, अगर आप कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया H2O जल के साथ करवाते हैं तो आपको क्या मिलता है, CaOH2 का होल ट्वाइज मिलता है, ठीक है। प्लस में आपको एनर्जी मिलती है, क्या मिलती है, एनर्जी, अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था, ठीक है, मिलती है। तो कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड जल में घुलकर इसका विलयन बनाता है, जिसे चूने का पानी कहते हैं, हाँ चूने का पानी, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से कथन चूने को बुझाने तथा इसके विलयन बनाने के लिए सत्य है, तो भैया ये क्या है, यह एक ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, क्या इसमें ऊष्मा का शोषण हो रहा है, नहीं भैया, इसमें तो ऊष्मा निकल रही है, क्या हो रहा है, ऊष्मा निकल रही है, और जिसमें ऊष्मा निकलती है वो हो जाती है ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, कैसी अभिक्रिया, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, यानी सेकंड जिसमें होगा वो करेक्ट हो जाएगा, यानी थर्ड और फोर्थ ऑप्शन हमारे रॉन्ग हो गए, ठीक है। क्या परिणामी विलयन का पीएच जो है 7 से अधिक होगा, तो बिल्कुल भैया 7 से अधिक होगा, क्यों, क्योंकि ये है एक प्रकार का क्षार है, क्या है, जो हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये क्या है, एक प्रकार का क्षार है, जहां पर OH आयन निकलते हैं वो क्या होते हैं, हमारे क्षार होते हैं, क्या होते हैं, क्षार, और क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है, यानी सेकेंड और थर्ड हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी कि इस हिसाब से हमारा ऑप्शन बना बी, यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अभी बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, बेरियम क्लोराइड अमोनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया पर बेरियम सल्फेट तथा अमोनियम क्लोराइड देता है, निम्नलिखित में से कौन अभिक्रिया के प्रकार को सही प्रदर्शित करता है, यानी बेरियम क्लोराइड का सूत्र होता है हमारा BaCl2, क्या होता है, BaCl2 प्लस आपने क्या लिया, अमोनियम सल्फेट लिया, ठीक है, क्या लिया, अमोनियम सल्फेट लिया, ठीक है, NH4 का होल ट्वाइज प्लस SO4, ठीक है। तो ये अभिक्रिया आपने करवा दी, अब अभिक्रिया पर आपको क्या मिला, बेरियम सल्फेट मिला, क्या मिला, बेरियम सल्फेट प्राप्त हुआ, ठीक है, प्लस में आपको क्या प्राप्त हुआ, अमोनियम क्लोराइड प्राप्त हुआ, क्या हुआ, अमोनियम क्लोराइड प्राप्त हुआ, ठीक है। तो आप देखेंगे कि इसमें से कौन सा कथन सत्य है, अब बताइए क्या यह विस्थापन अभिक्रिया है, अब देखिए बेरियम, यहाँ पे क्या है, बेरियम, ठीक है, बेरियम ने किसको, क्लोराइड को तो विस्थापित कर दिया, SO4 के साथ अभिक्रिया कर ली, यानी वन डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर जो हमारा क्या था, अमोनियम था, उसने SO4 को यानी सल्फेट को विस्थापित किया, और किसके साथ, Cl के साथ अभिक्रिया कर ली, किसके साथ, देखो भैया Cl के साथ, यानी ये द्विविस्थापन अभिक्रिया होगी, जब भी डबल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा तो ये द्विविस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी, तब हम इसको विस्थापन नहीं मानेंगे, क्या नहीं मानेंगे, विस्थापन नहीं मानेंगे, ठीक है। क्या यह एक अभिक्षेपण अभिक्रिया है, तो बिल्कुल ये एक अभिक्षेपण अभिक्रिया भी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, इसका आंसर नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 10th का डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
जल का विद्युत अपघटन एक अपघटन अपक्रिया है। जल के विद्युत अपघटन में मुक्त हुई हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन गैस का मोलर अनुपात क्या है? तो साथियों आप जानते हैं जब भी हम जल यानी कि जल की जब भी हम विद्युत अपघटन अभिक्रिया करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है? H2O को जब हम अपघटित करते हैं तो हमें मिलता है H2 यानी हाइड्रोजन गैस प्लस O2 यानी कि ऑक्सीजन गैस मिलती है। अभी साथियों आपने देखा कि हाइड्रोजन के तो परमाणु बराबर हैं, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन का एक परमाणु है, यहाँ ऑक्सीजन के दो परमाणु हैं। तो यहाँ दो परमाणु करने के लिए दो का मल्टीप्लाई करवा दिया। अब यहाँ पर ऑक्सीजन के तो दो परमाणु हो गए, लेकिन साथ ही साथ हाइड्रोजन के भी चार परमाणु हो गए। तो यहाँ चार परमाणु करने के लिए कितने हो गए? दो का मल्टीप्लाई करवा दिया भैया। अभी देखो यहाँ पर हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है हाइड्रोजन एवं गैस का मोलर अनुपात। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पर हाइड्रोजन की मोलर सांद्रता क्या है? 2 और ऑक्सीजन की कितनी है? 1। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या आ जाएगा? 2:1 आ जाएगा। तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि है निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से ऊष्माशोषी प्रक्रम है, यानी इनमें से कौन कौन से ऊष्माशोषी प्रक्रम है। तो अभी बात करते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण। तो हमने आपको पहले ही बताया यदि किसी भी अम्ल का आप क्या करेंगे? तनुकरण करेंगे तो वहां पर क्या होगा? एनर्जी निकलेगी। क्या निकलेगी? एनर्जी निकलेगी। अगर एनर्जी निकली तो वो होती है ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। कैसी अभिक्रिया? ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। तो हमसे पूछा है ऊष्मा शोषी प्रक्रम कौन सा है, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है। अभी शुष्क बर्फ का ऊर्ध्वपातन, आपने कैसी बर्फ ली? शुष्क बर्फ ली, उसको क्या किया? डायरेक्ट किस में बदला? गैस में बदला। और इसे गैस में बदलने के लिए आपको क्या देना होगा? हीट देना होगा। क्या देना होगा? हीट देना होगा। और जैसे ही हमने हीट दी तो इस शुष्क बर्फ ने क्या किया? हीट को ऑब्जर्व किया, यानी कि अवशोषित किया। जैसे ही हीट को अवशोषित किया तो यह हो गया हमारा ऊष्मा शोषी प्रक्रम हो गया। तो यानी सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अभी बात करते हैं जलवाष्प का संघनन। अभी जलवाष्प क्या है? हमारा जो जलवाष्प है, जो वायुमंडल में जलवाष्प उड़ के गया है, अभी इसको हम क्या करेंगे? ठंडा करेंगे। क्या करेंगे? ठंडा करेंगे। तब ये संघनित होकर क्या बनेगा? जल बनेगा। यानी कि अभी इसमें ऊष्मा है और जब इसको क्या करेंगे? ठंडा करेंगे। क्या करेंगे? ठंडा करेंगे। तब जाकर यह क्या होगा? तब जाकर यह क्या बनेगा? हमारा जल बनेगा। क्या बनेगा? जल बनेगा। यानी कि यह भी हमारा ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा। यानी कि यह भी कैसी अभिक्रिया है? यह भी ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, क्योंकि इसमें ऊष्मा पाई गई है। क्या पाया गया? ऊष्मा। लेकिन अभी जल का वाष्पीकरण की बात करें, अभी देखो मैंने बताया था आपको, ये सूर्य है, सूर्य से यहाँ पर जल का प्रकाश पड़ा, इसने क्या ली? ऊष्मा। ऊष्मा का शोषण किया, अब क्या निकली यहाँ से? जलवाष्प। क्या निकली? जलवाष्प। तो जो जल का वाष्पीकरण हुआ उसको क्या बोलेंगे हम? ऊष्मा शोषी प्रक्रम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ऊष्मा शोषी प्रक्रम। यानी कि हमारा सेकेंड ऑप्शन, सॉरी एक मिनट, यानी कि यहाँ पर हमारा सेकेंड ऑप्शन एंड फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अभी बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 13 पर। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 13 है जलीय पोटेशियम आयोडाइड तथा जलीय लेड नाइट्रेट के मध्य द्विविस्थापन अभिक्रिया में लेड आयोडाइड का पीला अवक्षेप बनता है। इस प्रक्रिया को करते समय यदि लेड नाइट्रेट उपलब्ध ना हो तो निम्नलिखित में से किसे लेड नाइट्रेट के स्थान पर प्रयुक्त किया जा सकता है। तो साथियों यहाँ पर हमसे ये पूछा गया है, जैसे कि आपको क्या लेना है? एक पोटेशियम यानी के पोटेशियम आयोडाइड है, ठीक है, KI लेना है, प्लस आपको क्या लेना है? लेड लेना है। ठीक है। लेड नाइट्रेट लेना है। क्या लेना है? लेड नाइट्रेट लेना है। ठीक है। तो यहाँ पर जब आप अभिक्रिया करवाओगे तो आपको क्या मिलेगा? PbI2 मिलेगा। ठीक है। प्लस में आपको KNO3 मिलेगा। क्या मिलेगा? KNO3 मिलेगा। अभी देखो आपको ये मिलेगा पीले कलर में। किस में मिलेगा? पीले कलर में। अभी हमसे कहा जा रहा है इस प्रक्रिया को करते समय यदि लेड नाइट्रेट, ये जो लेड नाइट्रेट है ये अगर उपस्थित ना हो तो हम किसे लेड नाइट्रेट के स्थान पर उपयोग कर सकते हैं? तो भैया
लेड नाइट्रेट की जगह पे हमें क्या चाहिए, देखो भैया लेड आयोडाइड चाहिए। आयोडाइड तो हमें यहाँ से मिल रहा है, तो हमें लेड तो कंपलसरी चाहिए। अभी देखो लेड कौन कौन से ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें लेड नहीं है, इसमें भी लेड नहीं है। हमें आवश्यकता किसकी, लेड की तो आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, अभी देखो यहाँ है लेड सल्फेट, यहाँ है लेड एसीटेट। अभी ये जो लेड सल्फेट है ये कैसा अभिलेय है, तो इसलिए ये भी गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। यानी हमें लेड एसीटेट का हम जो है उपयोग जो है लेड नाइट्रेट के स्थान पर कर सकते हैं। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, तेल के नमूने को लंबे समय तक ताज़ा बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है। तो साथियों क्या आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं? नहीं, अच्छा चलो हम ही बता देते हैं। तो देखिए तेल के नमे आपने देखा होगा, क्या देखा होगा, मतलब जो काजू या कोई मतलब आपकी जो नमकीन वगैरह पैकेट्स में आती हैं, तो उनमें आपको उनको लंबे समय तक ताज़ा बनाए रखने के लिए एक तो हीलियम और नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। कौन सी गैसें, हीलियम तथा नाइट्रोजन गैसें भरी जाती है, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पर। तो क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, प्रयोगशाला में ऑक्सीजन गैस बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया प्रयुक्त की जाती है, यानी कि इनमें से कौन सी अभिक्रिया प्रयुक्त की जाती है। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पर क्या हुआ है, हमारा क्या था 2KClO3 था। ठीक है, सॉलिड मात्रा में था, इसको हमने ऊष्मा दी तो ये क्या हो गया, अपघटित हो गया किसमें, 2KCl में, पोटेशियम कैल्शियम पोटेशियम क्लोराइड में और ऑक्सीजन गैस में। ये क्या हुआ, अपघटित हुआ। ठीक है, तो यह कैसी है अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया है। क्या ऊष्मा शोषी, क्या इसमें ऊष्मा दी गई, तो जैसे ही ऊष्मा दी गई तो समझो ये कैसी प्रक्रिया हो गई, ऊष्मा शोषी प्रकृति की प्रक्रिया हो गई, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, संयोजन अभिक्रिया तब होती जब ये साइड जो होती है हमारी 2KCl प्लस 3O2 होता, और इसको हम जब ठंडा करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, ठंडा करते, तब हमें 2KClO मिलता है, यानी कि दो से एक उत्पाद बने, यानी संयोजन जब हो जाए तो वहां पर संयोजन, इसलिए ये गलत हो गया। ठीक है, अभी ऊष्मा निकलने के साथ, यानी ये वो कह रहे हैं ऊष्मा छिपी, तो भैया ऊष्मा निकलेगी थोड़ा ना, ऊष्मा तो दी जा रही है इसमें। ठीक है, तो इसके बाद अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, निम्नलिखित में से कौन से प्रक्रम में रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, तो इनमें से कौन से प्रक्रम में रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। तो एक गैस सिलेंडर में निम्न दाब पर ऑक्सीजन गैस का भंडारण करोगे तो उसमें क्या होगा, रासायनिक अभिक्रिया होगी, नहीं होगी भैया, बिल्कुल गलत ऑप्शन है। वायु का द्रवीकरण करने पर, नहीं भैया ऐसा भी नहीं है कुछ। चीनी की प्याली में खुले में पेट्रोल रखना, यानी जो चीनी की प्याली है उसमें खुले में पेट्रोल रखें तो क्या रासायनिक अभिक्रिया होगी, नहीं होगी भैया। उच्च ताप पर वायु की उपस्थिति में कॉपर की तार को गर्म करना, यानी कि कॉपर की तार को आपने क्या किया, हीट दी, उच्च ताप दिया। ठीक है, तो यहाँ पे सीधी सी बात है केमिकल रिएक्शन होगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। तो क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया में अभिक्रिया ताप पर क्रिया कारकों एवं क्रिया फलों की अवस्थाओं को सही संकेत चिन्हों द्वारा प्रदर्शित किया गया है, यानी कि कौन सी अभिक्रिया में सही संकेत चिन्हों द्वारा इसको प्रदर्शित किया गया है। तो यहाँ पर क्या बन रहा है भैया, हर जगह हमारा जल बन रहा है। अभी आप बताओ कि जल जो है वो गैस होता है या लिक्विड होता है, द्रव होता है। तो आपको पता है जल क्या होता है, हमारा लिक्विड फॉर्म में होता है। तो अभी यहाँ पे देख लो गैस दिया है, ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत, गैस वाले दोनों ऑप्शन गलत। अभी जो हमारा दिया होता है H2 और O2 से मिलकर बनता है, हमारा क्या बनता है, जल बनता है H2 और O2 से मिलकर। अभी आप बताओ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है, गैसें हैं या लिक्विड हैं, तो ये दोनों क्या है, गैसें हैं। यानी अब आपको देखना है गैस कहाँ पे है, तो यहाँ गैस प्लस लिक्विड है, तो ये ऑप्शन कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 2H2 यानी गैस में, O2 मिलकर बनेगा जल हमारा लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो आइए देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 18,
निम्नलिखित में से कौन सी एक संयोजन अभिक्रिया है। कितनी बार बताया, अभी पीछे यही जस्ट एग्जाम्पल बताया था आपको कि ये तो होगी नहीं, क्योंकि ये कैसी अभिक्रिया है, यह तो अपघटन अभिक्रिया है। कैसी? अपघटन अभिक्रिया है। ठीक है, अभी बताओ यहाँ पे देखिए आप, MgO प्लस H2O थे, दो पदार्थ थे। ठीक है, ये मिलकर क्या हो गए, एक हो गए। जैसे ही एक पदार्थ हुए ये संयोजन उपक्रिया हो गई। ठीक है, यानी सेकंड ऑप्शन तो आपका करेक्ट है। तो अभी सेकंड ऑप्शन इसमें नहीं है, ये गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन इसमें नहीं है, ये गलत हो गया। या तो सी राइट है या डी राइट है। अभी देखो आपको सिंपल सा पता है, यहाँ भी दो पदार्थ हैं, दो से क्या बना, एक पदार्थ, यानी तीसरा वाला भी करेक्ट हो गया। तो तीसरा, 2 और 3 किसमें, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अभी ऑप्शन नंबर 4 देखो, यहाँ पर दो पदार्थ थे, यहाँ पर भी दो पदार्थ हैं, तो भैया संयोजन अभिक्रिया कहाँ से हुई। यहाँ पे तो देखो विस्थापन हुआ है। देखो जिंक ने किसका विस्थापन किया, यहाँ से SO4 का विस्थापन कर लिया। तो ये कैसी अभिक्रिया हो गई, विस्थापन तो अभिक्रिया हो गई, ना कि संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो साथियों यहाँ पर जो है हमारे अब लघु उत्तरीय प्रश्न आ चुके हैं। तो अभी लघु उत्तरीय प्रश्नों से ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछे जा रहे हैं जो कि आपको इम्पोर्टेंट हो। तो ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन थे ये आपको हमने करवा दिए। अगर आप चाहो तो मैं इसमें से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको और करवा देता हूँ, जैसे कि जो भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रहने वाला है। जैसे कि ये क्वेश्चन नंबर 21 देख लीजिए जल्दी से। निम्नलिखित अभिक्रियाओं में x तथा y के रूपों में दिए गए अवयवों चरों को बताइए। अच्छा, यानी x y के मान बताने भैया। तो ये देखो एक्यूस फॉर्म में है पहला पद, ये कैसा है, एक्यूस है, ये भी एक्यूस है। ठीक है, अभी जो है हमारा जो अभी ये PbI2 जो बनेगा वो हमारा कैसी मात्रा में आएगा, वो आएगा हमारा सॉलिड में। कैसा आएगा, सॉलिड में आएगा। ठीक है, अभी जो KNO3 हमारा बनेगा, ये KNO3 जो है वो काय में रहेगा, ये हमारा एक्यूस फॉर्म में रहेगा। किस फॉर्म में, एक्यू फॉर्म में रहेगा। ठीक है, अभी देखो बी में देखें, बी वाले ऑप्शन में यहाँ पे क्या है, ये सॉलिड में है, ये भी एक्यूस में है, तो ये एक्यूस में बनेगा। अच्छा, यहाँ पे एक्स का मान यानी एक्स की जगह पे क्या आएगा, अभी देखो ये कॉपर। ठीक है, कॉपर और नाइट्रेट तो आ गया। ठीक है, अब बचा क्या, 2Ag, क्या बचा, 2Ag। तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स का वैल्यू यहाँ पे भैया बताओ क्या हो जाएगा, क्या 2Ag करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या 2Ag क्या हो जाएगा, 2Ag। ठीक है, अभी देखो ऑप्शन नंबर सी देखते हैं। जिंक जो है हमारा कैसी फार्म में है, ये सॉलिड फार्म में है, ये एक्यूस फार्म में है। ठीक है, ये किसमें, जिंक सल्फेट हमारा कैसा रहता है, हमेशा एक्यूस फार्म में रहता है। कैसा, एक्यूस फार्म में रहता है। अभी H2 आप जानते ही हैं गैस के फार्म में रहेगा, हाइड्रोजन गैस के फार्म में रहेगा। ठीक है, अभी देखो COC3, यहाँ पे क्या होगा, आप इसको ऊष्मा देंगे, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, ऊष्मा आ जाएगी। ठीक है, अभी देखो 22 नंबर देख लो फटाफट, ये 22 नंबर क्वेश्चन और देख लो। अभी इसमें पूछा गया है हमसे, निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मा शोषी हैं और कौन से ऊष्मा छेपी प्रकृति के हैं। हमने आपको अच्छे से बताया है कि ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं कौन सी होती हैं। तो ऊष्मा शोषी वे अभिक्रियाएं होती हैं जिसमें ऊष्मा का शोषण होता है। तो जब भी आप क्या करोगे, अपघटन करोगे किसी चीज का, तो अपघटन कब होगा, जब हम उस चीज में ऊष्मा देंगे, क्या करेंगे, हीट देंगे, तभी तो अपघटन होगा। कोई चीज एक मान लो बड़ी ठोस है, ठीक है, उसमें ऊष्मा देंगे तभी उसका क्या होगा, अपघटन होगा। यानी पहला वाला तो हो गया क्या हमारा क्या हो गया, पहला वाला ऊष्मा शोषी। ठीक है, अभी हम बी की बात करें तो बी कैसा होगा, हमने बताया तनुकरण में क्या होता है, हमेशा जो है क्या होता है, हमेशा आप रखेंगे याद, ऊष्मा छेपी अभिक्रियाएं होती है। कैसी, ऊष्मा छेपी अभिक्रियाएं होती हैं। अभी देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड का जल में विलीन होना, तो ये भी ऊष्मा छेपी होती है अभिक्रिया। ठीक है, अभी देखो अमोनियम क्लोराइड का जल में विलीन होना, तो ये भैया हमारी कैसी होती है, ऊष्मा शोषी। यानी कि ए और डी कैसी हो जाएंगी, ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं हो जाएंगी। वहीं पर बी और सी कैसी, ऊष्मा छेपी अभिक्रियाएं हो जाएंगी। ठीक है, अभी आप फटाफट से 23 क्वेश्चन और देख लो, 23 नंबर क्वेश्चन देख लो। 23rd क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में अपचायक को पहचानिए। तो सबसे पहली बात, अपचायक होता क्या है साथियों, अपचयन का मतलब होता है ऑक्सीजन का ह्रास या हाइड्रोजन की वृद्धि। हाइड्रोजन की वृद्धि, अगर ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा हो, क्या हो रहा है, ह्रास हो रहा हो। अभी देखो
क्या यहाँ पर ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है? देखो यहाँ पे देखो O2 से क्या हो गया, O हो गया। ऑक्सीजन का क्या हुआ, ह्रास हुआ। अब ये ह्रास किसके कारण हुआ? तो ये ह्रास हुआ किसके कारण? NH3 के कारण। किसके कारण? NH3 के कारण, क्योंकि इसने क्या किया, N के साथ एक ऑक्सीजन को ले लिया। यानी तो ये हमारा क्या हो गया, अपचायक का कार्य कर रहा है। किसका कार्य कर रहा है? अपचायक का कार्य कर रहा है। कौन कर रहा है? 4NH3 हमारा अपचायक का कार्य कर रहा है। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। देखो सेकंड ऑप्शन में देखते हैं H2O प्लस F2। क्या है? H2O है प्लस F2 है। अभी हमें क्या पता है, अपचयन क्या होता है? ऑक्सीजन का ह्रास। अभी देखो यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन, यहाँ पर क्या हो गया, ऑक्सीजन का ह्रास हो गया। ठीक है, क्या हो गया, ह्रास। किसके कारण? ये जो F2 था इसने क्या कर लिया, एक जो है F को ऑब्जर्व कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा होगा, यहाँ पर जो हमारा H2O होगा, क्या होगा, H2O क्या होगा, ये जो H2O है यहाँ पर किसका कार्य कर रहा है? अपचायक का कार्य कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर H2O, ठीक है H2O। और इसमें देखिए, इसमें कौन कर रहा है कार्य? तो इसमें भी हमारा कौन, CO कार्य कर रहा है। ये जो 3CO है यहाँ पर अपचायक का कार्य कर रहा है। कौन? 3CO अपचायक का कार्य कर रहा है। वहीं पर ऑप्शन नंबर डी में क्या है, इसमें जो है, जो डी वाला क्वेश्चन है, इसमें हमारा हाइड्रोजन क्या कर रहा है? हाइड्रोजन जो है, देखो ये हाइड्रोजन गैस है, किसका कार्य कर रही है? अपचायक का। क्यों? क्योंकि इसने क्या किया, यहाँ पे देखो हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन तो बराबर है, क्या है दोनों जगह, हाइड्रोजन बराबर है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे क्या है, 2 है, यहाँ पे 1 है। किसके कारण? इस H2 ने ले लिए ना, यहाँ पे H2O ने क्या कर लिया, एक ऑक्सीजन की कमी करवा दी। ठीक है, कमी से, ऑक्सीजन की कमी से क्या हुआ, अपचयन। तो अपचायक कौन हो जाएगा? 2H2O हो जाएगा। कौन हो जाएगा? 2H2O हो जाएगा। ठीक है, अभी देखो इसमें क्या है, 24 में आपको ऑक्सीकारक पहचानने हैं, तो बिल्कुल सिंपल है। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको मैं सिंपली बता दूं, इस तरीके कोई क्वेश्चन नहीं बन रहे, आपके लिए इंपॉर्टेंट भी नहीं है। अपचायक और ऑक्सीकारक से क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं। ठीक है, जहां से क्वेश्चन बन रहे हैं वो आपको मैंने बता दिए। ठीक है, तो साथियों आशा करता हूं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। और साथियों सबसे महत्वपूर्ण सूचना कि आज जो है वीडियो में काफ़ी लेट हो गया, क्योंकि मैंने एक साथ ही डिसीजन लिया कि मुझको इस टॉपिक पर वीडियो बनानी है। कुछ इमरजेंसी काम की वजह से वीडियो बहुत लेट हो गया, इसलिए इसको मैं कल मॉर्निंग में ही अपलोड करूँगा। हो सकेगा तो आज कर दूंगा, नहीं तो इसको कल मॉर्निंग में अपलोड करूँगा। और इसके जो सारे कल जो है मैं यहाँ पर 4 से 5 टॉपिक के वीडियो लाने वाला हूँ। और हो सके तो मैं कोशिश करूँगा कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, उन्हीं के वीडियो पहले लाऊं। ठीक है, जिनसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। ठीक है, जिससे कि मैं उन चैप्टर को तो करवा दूं जहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं, या क्या फ़ायदा मेरे करवाने का, मैं तब तक वहाँ तक पहुँच ही ना पाऊँ। ठीक है, मैं आशा करूँगा कि मैं 31 अगस्त यानी इस महीने में इसको पूरा फुल्ली फाइनल समाप्त कर दूंगा। ठीक है, मेरी कोशिश यही रहेगी। ठीक है, और अधिकतम जाएगा तो 1 सितंबर तक जा सकता है, इससे आगे नहीं जाएगा। यानी 1 सितंबर से आगे जिसका भी पेपर है उसको फुल्ली मदद मिलने वाली है इससे। ठीक है, और जो भी बच्चे हैं जो मतलब 1 सितंबर से पहले जिनका पेपर है, वो क्या करेंगे, वो जल्द से जल्द इसकी PDF को देख लेंगे। ठीक है, और साथियों इसका PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।